वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फार्म बिल यानी कि कृषि कानून के ऊपर है। आज हम देश की वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं कि किसान हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। कि उस आंदोलन में किसान है या कृषक संगठन है या उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है जो इसको सपोर्ट कर रही है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप से उन आंदोलन में शामिल होने वाले आखिर में है कौन। राइट, तो आज का टॉपिक फार्म बिल है। देखिए, फार्म बिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लो कि आईएएस और पीसीएस के मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर कोई गेस्ट पेपर देता है, अगर उसमें पहले पर किसी क्वेश्चन को रखना हो तो ये फार्म बिल को 100% है। इसके पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम को ले लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब विजन लाया था कि 2022 तक हम किसानों के आय को दोगुना कर देंगे, राइट, तो इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत से एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए हम फार्म बिल पर चर्चा करते हैं। तो ड्यूरिंग कोविड-19 मतलब कोरोना के दौरान ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्म बिल से रिलेटेड 3 अध्यादेश जारी कर दिया था। ठीक, और इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या था कि कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना, उनके विपणन को बढ़ावा देना, उनके संग्रहण को बढ़ावा देना तथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। इस 3 अध्यादेशों का उद्देश्य था। अब क्या हुआ कि जैसे ही, अब उस समय तो भाई संसद बैठक में थी नहीं क्योंकि इमरजेंसी का सिचुएशन था। उस समय न तो लोकसभा बैठक हो रही थी न तो राज्यसभा की। तो मानसून सत्र जैसे ही प्रारंभ हुआ, जैसे ही संसद की बैठक हुई, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इन 3 अध्यादेशों को जारी पास करवा लिया गया। उसी महीने में, सितंबर महीने में ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी कर लिए। अब ये 3 अध्यादेश अधिनियम बन चुके हैं। जब से यह अधिनियम बना हुआ है तब से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम फार्म बिल पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो 3 अध्यादेश थे जो सितंबर महीने में मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा उसको पारित कर लिया गया, और दूसरी बात उस पर राष्ट्रपति ने उसी सितंबर महीने में ही हस्ताक्षर कर दिया। तो ये अब अधिनियम बन चुका है। वो तीनों अध्यादेश क्या क्या थे हमने लिख दिया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि देखिए, नाम से ही सारी चीजें पता चलती है। आप ये समझ लो कि नाम से आप समझ लोगे 30 से 40% तक आप गेस कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कुछ में तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो क्या क्या चीजें उसमें इंप्लीमेंट है। तो आइए देखते हैं कि पहला अध्यादेश ये था कि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। और दूसरी पे चर्चा करते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है कि दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020। और तीसरा और अंतिम अध्यादेश आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। जब से पारित हुआ तब से आंदोलन चालू हो गया। देखिए, जब कोई नई व्यवस्था आती है तो किसान समझ लीजिए नहीं समझ पाते। किसान उस स्तर तक के पढ़े लिखे हैं नहीं, जागरूक है नहीं। तो जब नई व्यवस्था, जैसे अब नई व्यवस्था आ रही है तो उनको आम बताइए, इमली बताइए, भाई वो तो वही जानेंगे जो आप उनको बताएंगे। अब समझ लीजिए कि सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से जिस नेता की छवि बहुत अच्छी है, लोग उनकी बातों को मानेंगे, जिनको फॉलो करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब आइए फार्म बिल पे आंदोलन के कारण पर चर्चा करते हैं। भाई आंदोलन क्यों कर रहे हैं, राइट। तो पहला आंदोलन के कारण अगर हम हेडिंग डाल दें यहाँ पे, ये एक नया टॉपिक हो गया। यहां से हम आंदोलन के कारण पर चर्चा करते हैं कि आखिर आंदोलन हो क्यों रहे हैं। आंदोलन के कारण, राइट। तो आंदोलन के कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य सरकारों का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून बना के राज्य सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। अब देखिए, यहाँ शक्ति का मतलब क्या है। देखिए, यही इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट जो हैं शब्दों को समझें कि वहां शब्द क्या निकल रहा है।
शक्ति का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जैसे कोई अधिकार क्षेत्र में जैसे 8 या 10 अधिकार क्षेत्र है, मान लीजिए राज्य सरकार के, अगर उनको 9 कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शक्तियों को लिमिट किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है। अब ये कम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये तो हम कृषि बिल पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आंदोलन का कारण यही है कि सेंटर मतलब स्टेट गवर्नमेंट का यही मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि वो राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहता है। तो ये यूनियन मतलब इस संघवाद की मतलब उल्लंघन हो गया, समझ लीजिए आप। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात राज्य सरकार ये मान रहा है, मतलब उनका मानना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को आदेश जारी कर सकता है। तो ये भी संघवाद के विपरीत हो गया, राइट। और अगर आगे बढ़े, अब अगर देखें तो राज्य सरकारों का मानना है कि भाई कृषि और बाजार ये राज्य सूची का विषय है, और अगर ये राज्य सूची का विषय है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार भी राज्य के पास होना चाहिए। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि व्यापार एवं वाणिज्य, ये मान के चले तो व्यापार एवं वाणिज्य जो है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची के विषय में हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया होता है कि विशेषाधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होता है। अब विशेषाधिकार क्या है, देखिए जब समवर्ती सूची पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जब दोनों कानून बना सकते हैं तो भाई दोनों का कानून प्रवर्तन में भी रहेगा। लेकिन संविधान में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि समय बस आप ये समझ लीजिए कि जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया कानून एक दूसरे के हितों को प्रभावित करती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे संविधान में यही कहा गया है कि उस हद तक जिस हद तक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून मतलब संघात्मक केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया कानून का उल्लंघन करती है, हित वहां से प्रभावित करती है, तो उस हद तक वो शून्य माना जाएगा। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया कानून उस वहां से शून्य माना जाएगा जहां से वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए कानून का उल्लंघन करती है। ये समवर्ती सूची के विषय में स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा गया है। अब ये मुद्दा हो गया। और अगर आगे देखें तो हमारे फॉर्म बिल पे यह स्पष्ट लिखा गया हुआ है कि जो कृषक अपने उपज को नॉन एपीएमसी सेक्टर में बेच सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि भाई एपीएमसी का धीरे धीरे भाई तो महत्व कम होता जाएगा। आज इस समय वर्तमान के मंडी चल रहे हैं ये प्रभावित होंगे, मंडी व्यवस्था प्रभावित होगी। तो ये एक आंदोलन का कारण हो गया। और अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा हुआ है कि कृषक अपने उपज को अगर नॉन एपीएमसी सेक्टर में बेचता है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकता है। अगर कर नहीं लगा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका आय प्रभावित होगा। तो यहां अगर समझ ले जहां आय राजस्व संबंधी विवाद का कारण मुख्य हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें जो देख रहे हैं हम विवाद के मुख्य कारणों में से समझे जा रहे हैं। और अगर आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि इससे क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी सेक्टर में जब इमरजेंसी की व्यवस्था आती है तो आवश्यक फूड जो नेसेसरी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सर्कुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर में ले सकती है। ठीक, अब आगे अगर देखते हैं कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करने लगेगी तो आप समझ सकते हैं तो गुणवत्ता की कमी आ जाएगी। तो विवाद का ये भी मुख्य कारण हुआ, राइट। और अब हम आगे चलते हैं, अगर आगे देखते हैं कि इन सारे विवादों का मुख्य कारण, राइट। अगर हम अब आगे बढ़ें और देखें कि भाई इस कानून के अगर ये सब आंदोलन के कारण तो उनके लाभ भी होने चाहिए। अब अगर देखें कि लाभ क्या है तो लाभ पे चर्चा करते हैं। देखिए इस कानून के जरिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया ऑप्शन किसानों को देना चाहती है कि आप नॉन एपीएमसी सेक्टर, देखो एपीएमसी बार बार करो, एपीएमसी को जान लो आप। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है।
ये क्या है कि कृषक उपज विपणन समिति है। उसमें क्या होता है कि कृषक अपने उपज को उत्पादित करता है, अब वो केवल एपीएमसी में ले जाके अपने सामान को बेच सकता है। देखिए वर्तमान की स्थिति क्या है कि हम बताएं हमारे देश में, आप समझ सकते हैं कि अगर आंकड़ा देखेंगे छोटे किसानों का कितना आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हो हमारे देश के मतलब बहुत से किसानों को पता ही नहीं होगा कि एपीएमसी क्या है, वहां हम अपने उपज को कैसे बेचें। राइट, वो अपने उपज को एक छोटे मोटे व्यापारी को ही बेच देते हैं या अपने ले जाके मार्केट में ही बेच देते हैं। राइट, या अपने में ही डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान चलता रहता है उनका सब कुछ, लेकिन उनको एपीएमसी के बारे में मालूम नहीं। तो एपीएमसी क्या है कि ये कृषक उपज विपणन समिति है जो कृषक के उपज को अपने यहाँ लेती है। अगर बड़ा किसान अगर ये सोचे कि हम नॉन एपीएमसी सेक्टर के बाहर अपनी उपज को बेच सकते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ये ऑप्शन किसान के पास नहीं था। और देखिए एपीएमसी का क्या रूल है कि भाई वो अपने उपज को देते हैं, ऐसा लिखा तो गया है कि वो तुरंत अपने उनके प्राइस को दे, लेकिन एपीएमसी ऐसा नहीं करती, उनको 2 या 3 महीने बाद उनका पैसा देता है। जो आप समझ सकते हो कि कितना यूजलेस आप समझ सकते हो कि कानून है, लेकिन यूजलेस क्या आप समझ लीजिए कि यही व्यवस्था चल रही है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं कि अब फार्म बिल पे आते हैं। तो कृषक के पास एक नया ऑप्शन होगा कि वो नॉन एपीएमसी सेक्टर में भी अपने उपज को बेच सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर नॉन एपीएमसी सेक्टर में एक विभिन्न ट्रेड जोन होंगे, इसके द्वारा आप समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट एक राष्ट्र एक बाजार की नीति को अच्छी तरह से सुदृढ़ बनाना चाहिए। राइट, अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि अब आपने देखा कि अगर नॉन एपीएमसी सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट कृषकों को ये अलाउ करते हैं कि नॉन एपीएमसी सेक्टर में वो अपने सामानों को बेच सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात तो कृषक जाना वहां से दे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अगर कृषक अपने उपज को नॉन एपीएमसी सेक्टर में बेचता है, जैसे मान लीजिए कि यूपी का कोई कृषक है, वो अपने सामान को दूसरे स्टेट में ले जाके बेचता है, तो नॉन एपीएमसी सेक्टर में ले जाके बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कृषक के उपज को स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का कर नहीं लगा। तो अगर कर नहीं लगा सकती तो उनको अपने उपज की वास्तविक कीमत मिलेगी। आप ये मान के चलो इस समय में जो हम गेहूं 1920 मतलब 1900 2000 या 2100 जितने का खरीद रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो कृषक वही गेहूं अपना किसान वही गेहूं अपना 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचता है। तो इतना बड़ा वेरिएशन कहाँ आता है? इस नई व्यवस्था की जरूरत है कि जरूरत नहीं है, आप ये चीजें समझ सकते हैं। राइट, तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकता स्टेट गवर्नमेंट, तो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? कृषक को मिलेगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि कृषक अपने उपज को वो एक नॉन एपीएमसी मतलब कि एक बड़े बाजार में अपने उपज को वो ला सके। तो देखिए सबके लिए ये व्यवस्था है। अगर वो चाहे जो भी वेयरलेस सामान हो, चाहे जो भी सामान वो बेच रहे हैं, तो अपने सामानों को वो नॉन एपीएमसी वो कहीं भी बेच सकते हैं देश में, लेकिन ऐसा किसानों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा भाई हम उनको नॉन एपीएमसी सेक्टर में भी अपने उपज को बेचने का अलाउ करें। अब देखो कंज्यूमर टू प्रोडक्ट आप समझ लीजिए कि C2C आप सिस्टम समझ लो कि इधर कृषक उत्पादित कर रहा है, जिसको जरूरत है वो डायरेक्ट कृषक से संपर्क करे। सपोज दैट आप ये मान के चलो कि अगर कृषक के पास 10 कुंटल गेहूं है, तो जिसको जरूरत है 10 कुंटल गेहूं को वो डायरेक्ट किसान से संपर्क करे, और आप समझ लीजिए कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, वो अच्छा कीमत इस कृषक अपने उपज को पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन एपीएमसी सेक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं कृषक के लिए। तो उनको नॉन एपीएमसी सेक्टर में अपने उपज को बेचने में फायदा होगा कि नहीं होगा। राइट, आगे मैंने बात किया कि नॉन एपीएमसी सेक्टर मतलब कि आप एक राष्ट्र एक बाजार की नीतियों को सुदृढ़ कर रहा है। राइट, अब हम आगे
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके जरिए एक निपटान तंत्र की व्यवस्था करेगी, जो सुलह तंत्र जो भी कह दे जनाब, इसका देखिए ये कैसे होगा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है कि अगर इस स्थिति में खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच कोई विवाद हो जाता है, मतलब किसान और खरीदने वाले के बीच कोई विवाद होता है, तो उस जिले का एसडीएम उस मामले को सुनेगा और उस मामले को सुलह करवाने की व्यवस्था करेगा कि वो बातें जल्दी से सुलह हो जाए, और उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा तो उस समय के अंदर आपको ये करना है। अगर ये नहीं होता है तो क्या करेगा, तब जाके एसडीएम एक कमेटी या एक समझिए समिति बनाएगी, उस समिति के माध्यम से उनकी सारी चीजों को सुना जाएगा और निर्णय दिया जाएगा। अगर ये सुन के निर्णय दिया जाता है तो उनके लिए इसके लिए भी टाइम रहेगा कि भाई आप कम से कम 1 महीने या 2 महीने आप कोई सिविल जज की व्यवस्था नहीं, मतलब सिविल कोर्ट की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब सिविल कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा, वो उस जिले का एसडीएम करेगा। अगर कमिटी 2 महीने के अंदर वो सारी चीजें उनको पक्ष में निर्णय देना है, पक्ष में सारी चीजें समझ लेनी चाहिए। राइट, अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप कुछ उत्पादों के लिए जो खुली छूट दे दी, और जिससे आप समझ सकते हैं कि उस सेक्टर में निजी क्षेत्रों का निवेश ज्यादा मात्रा में होगा। आप ये समझ सकते हो कि जिस क्षेत्र में छूट की व्यवस्था की जाती है, या ये समझ लीजिए कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए या निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी जाती है, तो वहां निजी क्षेत्र अपनी बड़ी मात्रा में निवेश करती है। आप यहाँ मान के चलो कि आप जिस भी सेक्टर में देखते हैं कि निजी क्षेत्रों ने निवेश किया, वहां आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा आती ही आती है, और प्रतिस्पर्धा आएगी तो आप समझ सकते हैं कि वहां की गुणवत्ता इंप्रूव करेगी ही करेगी। अगर कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर प्राइवेट सेक्टर निवेश करता है तो आप ये मान के चलो कि उपज बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। एक परिशुद्ध आप ये कहें कि एक विशुद्ध जो है कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा मार्केट में आएगी। अगर बड़ी मात्रा में उत्पादित होगी, आवश्यक वस्तुओं का सर्कुलेशन बहुत इजीली बनेगा, अपनी जीडीपी भी ग्रो अप करेगी, अब कृषक का उत्पाद भी बढ़ेगा और सबकी सारी चीजें गुणवत्ता पूर्ण होगी। राइट, अब आप इन सारी सुविधाओं को देखिए कि भाई अगर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हुई कि आंदोलन के कारणों को देखा, कृषक में लाभ देखा, तो आप समझ सकते हो कि क्या चीजें है। राइट, अगर अब हम आगे बढ़ें तो अगर ये सारे लाभ हो गए, आंदोलन के कारण हो गए, अब अगर हम आगे बढ़ें, देखिए लिखने का काम हम बहुत लिमिट में करते हैं। पहली बात, जो हम बोल रहे हैं वही सारे रूल, वही सारी चीजें आप सेम टू सेम लिखते चलेंगे। अगर देखिए ये आंदोलन के कारण हो गए, ये लाभ हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें चुनौतियां भी होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या करना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझो कि किसानों में जागरूकता की कमी है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई नई व्यवस्था मार्केट में आती है तो वह किसान कैसे समझे। हम आप पढ़े लिखे, हम आप चीजों को समझेंगे, लेकिन किसान उन चीजों को कैसे समझे। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को, मतलब जो किसान हैं, उनमें सरकार को क्या करना चाहिए कि किसानों को अपने भरोसा को बढ़ाना चाहिए कि जिससे वो उनके ऊपर भरोसा करें। अगर किसानों का सरकार के ऊपर भरोसा है तो भाई जो भी कानून बनाएंगे वो इंप्लीमेंट होंगे, वो उनका सपोर्ट करेंगे। राइट, और दूसरी बात जागरूकता की कमी। अगर नई व्यवस्था आ रही है तो किसानों को कभी नहीं मालूम चलेगा। अगर उनको जो भी चीजें बहकाना चाहे लोग बहका सकते हैं, जिनके जितने ज्यादा सपोर्टर्स हैं वो उन चीजों को मानेंगे। तो आप ये मान के चलो कि जो ये व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जागरूक करना भाई मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अगर किसान जागरूक है तो वो आपके आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, या आंदोलन को नहीं तो आपके अधिनियम जो भी आपने कानून बनाया है उसको सपोर्ट करेंगे। तो आंदोलन का कोई कारण मतलब आंदोलन होगा ही नहीं। तो ये चीजें हुई। और आगे देखें, आगे चुनौतियों पे देखते हैं कि देखिए कुछ चीजों में खुली छूट देने की वजह से जब निजी क्षेत्र निवेश करता है
तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके सारे उत्पाद मार्केट में डंप हो जाए। अगर ये सारे उनके सारे उत्पाद मार्केट में डंप हो जाए, या ये समझ लीजिए कि निजी क्षेत्र को अगर वो प्रोत्साहित कर रहे हैं तो बाहर से सारे निवेश आ जाएं बड़ी मात्रा में, तो वो घरेलू किसानों को किस तरह से संरक्षण देंगे, कि घरेलू किसान किस तरह से उन सारी चीजों को, उन सारी सिचुएशन पे उनके हित प्रभावित ना हो, एक ध्यान रखना मुख्य चुनौती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि जो निपटान तंत्र में व्यवस्था की गई है कि सिविल कोर्ट दखल न करे। अगर सिविल कोर्ट दखल न करती है तो इसकी क्या गारंटी है कि जो न्याय होगा वो न्याय संगत होगा। अब एसडीएम अगर सपोर्ट करता है, एसडीएम जिले का एसडीएम इन सारी चीजों को पे न्याय देता है, तो आप समझ सकते हो कि इससे क्या हो सकती है कि घूसखोरी वाली बात आ सकती है कि जो अब जो समझिए जो प्रबल है, जो ताकतवर है, वो क्या करेगा कि वो एसडीएम को घूस दे देगा। तो इससे क्या होगा कि न्याय की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर दिया जाए जिसमें कोर्ट के कुछ व्यक्ति हो और कुछ उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो, उनको एक कमेटी बना के वो सारी चीजों को सुने। दूसरी बात यह है कि वो जो नॉन एपीएमसी सेक्टर में उपज बेचते हैं उनके लिए भाई एक बेहतर अच्छी तरह की सिक्योरिटी बनानी चाहिए कि जो उपज ले रहा है वो कृषक को उसका प्राइस देगा। देखिए ये सारी चुनौतियां सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने थी, राइट। तो इन सब सिचुएशन का जो भी हल है आपको मैंने बताया, चुनौती के साथ साथ हल भी बताया कि अगर कृषक निजी क्षेत्र करते हैं तो उनके हितों को संरक्षित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जो एसडीएम न्यायालय का जो उनका न्याय करेगा, जो ट्रिब्यूनल बैठाता है कि ये तो सोल्यूशन में है, अगर जो न्याय करेगा उसके लिए सिविल कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी, एक ट्रिब्यूनल बैठाना चाहिए जिसमें न्यायालय के कुछ लोग होने चाहिए और कुछ उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होने चाहिए जो न्याय करेंगे। ठीक, ये सारी चुनौतियां और देख लिया। अब देखिए अगर हम इन सारे नियम अधिनियम को देखें और मिला जुला के बातें अगर देखी जाए तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जिससे किसान का हित संरक्षण मतलब विपरीत, उनके हित के विपरीत कोई कानून बनाया गया है। अब आंदोलन पे आते हैं, जो देखते हैं कि आंदोलन करने वाले कौन है। देखिए आप देख रहे होंगे पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में बड़े मात्रा में कृषक आंदोलन कर रहे हैं। देखिए कृषक आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बात की बात है। देखिए जब एपीएमसी सेक्टर में क्या होता है कि कृषक अपने उपज को लेके आता है तो उसके बीच में वो क्या होता है कि उसके बीच में एक मीडिएटर वर्क करता है कि जो कृषक को और बोली बोलने वालों को एक साथ जोड़ता है। तो वहां पे उनके उपज, जो कृषक का उपज है वो एपीएमसी सेक्टर में बोली बोलने वाले जो किसान हैं, जो किसान के उत्पाद को लेने वाले हैं, उनका सामान खरीदता है। तो जो मीडिएटर जो वर्क करता है, जो कृषक को और खरीदने वाले को मिलाता है, तो उसका भी 1% बनता है। आप समझ सकते हैं कि मिडिल सेक्टर में जो सारे खर्च कृषक उपज का होता है तो वो कहां जाता है। तो आप समझिए एक व्यवस्था शुल्क के रूप में समझ लीजिए आप, जो उन दोनों को मिलाता है वो मीडिएटर में 2-2.5% जो भी लेता है ले लेता है। उसके बाद अगर एपीएमसी सेक्टर ही कृषक उपज को खरीद सकता है तो आप समझ सकते हैं कि 10-20 लोग जो एपीएमसी सेक्टर में है वो मिलके क्या कर लेंगे कि भाई हमको इस उपज के ऊपर किसी का लेना ही नहीं है। अगर वो 10-20 लोग मिलके कह दे कि हमको गेहूं 15 रुपए किलो ही लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है, तो अब कृषक क्या करेगा? सबके पास तो गया, बोली बोलने के बाद कोई वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप समझते जहां एकाधिकार होगा वहां व्यवस्था हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो वहां पे भी व्यवस्था उल्टी हो गई कि कृषक अपने उपज को भाई जब वो मिलके एक कर दिए तो उसको 15 रुपए बेच के आना ही आना है, तो कृषक का हित प्रभावित हुआ ही हुआ, राइट। और इन सारे के लिए तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि कृषक अपने उपज को चाहे जहां बेच सके, केवल एपीएमसी में नहीं, चाहे जहां बेच सके, राइट। अब देखिए पंजाब हरियाणा वाला मैंने मुद्दा बताया कि वहां पे क्या है कि भाई बड़े और संपन्न कृषक होते हैं। जो संपन्न होते हैं उन्हीं में से कोई एक मीडिएटर का वर्क भी करने लगता है।
जिससे बिचौली आप कह देख सकते हैं कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म पे मिलाता है या उनके बीच जो भी व्यापार करवाता है, तो उनका हित तो प्रभावित हो रहा है। और कृषक संगठक भी, इसमें कृषक संगठक का भी हित प्रभावित हो रहा है। उनका क्या हो रहा है कि भाई अगर नॉन एपीएमसी सेक्टर जो मंडी इस समय चलन में है, वो व्यवस्था अगर हटती है तो कृषक समितियों को काफी समस्याएं होंगी। जैसे उनको राजस्व की संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, या कृषक अब उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं, तो उनको रोजगार, आप जो भी समझ सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक जो भी क्षति है उनको क्षति होगी, आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मिला जुला के आप ये समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे मुख्य रूप से कृषक संगठनों का हित प्रभावित हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वह तो ना तो टैक्स लगा सकते हैं ना तो कुछ कर सकते हैं। उनका मानना यही है कि जो है वो राज्य सूची के विषय पे आके कानून बनाए हुए हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ये दे रहे हैं हमारी जो व्यापार पे बनाए हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है उसके व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहा है। तो आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं कि आंदोलन करने वाले कौन है और कौन नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एक एक चीजों को आप समझें और अपने तरफ से एनालाइज करें और उसको मेंस के रूप में आप समझ लीजिए दो तीन सेक्टर, जैसे आप इस पे रिलेटेड क्वेश्चन समूलोचनात्मक विवरण समझ लीजिए, तो जो भी है वो सारे विवरण आप अपने तरफ से देख के 3-4 तरीके से आंसर राइटिंग करें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, आप ये मान के चलो और आपको सारी चीजें देखिए। तब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। हम सोच रहे हैं कि एक एपीएमसी के ऊपर वीडियो बना दिया जाए, तो एपीएमसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।